आज हम चर्चा करेंगे बड़ी पारंपरिक रचना महाराज बिल्लादीन जी की घिर घिर आई बादरवा। और इसमें आप पहले बंदिश सुनेंगे उस्ताद मनाल अहमद खान से, और फिर उसके बाद हमारी चर्चा होगी प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और मैं मेरे साथ डॉक्टर नवीना जाफा के साथ। आइए पूरी जो पारंपरिक तरीके से जो रचना है उसको समकालीन नज़रिए से, नए कवियों के नज़रिए से कैसे देखेंगे। घेर घेर आए बादरा, घेर घेर आए बादरा, चमके गज बरसे में चमके गज बरसे में घिर घिर आए, कारी घटा घन घेर घेर लीनो, कारी घटा घन घोर घोर लीनो, सुनी सेज जिया डरे, सुनी सेज जिया डरे, बिंदा थर थर कांप में घेर घेर आए बादरा, घेर घेर आए। नमस्कार प्रभाकर जी, आपका अभिनंदन। अ, हम आगे बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला में कथक और साहित्य, हिंदी साहित्य। प्रभाकर जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रख्यात प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, और सहेली भाषाओं के निर्देशक हैं डिपार्टमेंट के। मेरा नाम डॉक्टर नवीना जाफा है, मैं नृत्यांगना हूँ और सांस्कृतिक विशेषज्ञ हूँ, और उसके साथ साथ नृत्य के ऊपर मेरा काफी बड़ा शोध कार्य है। अभिनय आजकल जो है वो काफी एक ऐसी मोड़ पे आकर खड़ा है। एकल नृत्य के तौर पर जो कथक की पारंपरिक विधियां होती थी, यानी कि कोई भी बंदिश हो, दो शब्द भी क्यों ना हो, दोहे क्यों ना हो, उसमें उसका जो सार होता था वो एक एक दो शब्द के अनुसार के उस पर आधारित वो पूरी की पूरी इमेजेस बनाकर उसको खोला जाता था और एक यात्रा शुरू होती थी। आज की हम लोग बंदिश ले रहे हैं, बड़ी प्रसिद्ध ठुमरी है, जो कि मेरे खुद गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की बड़ी प्रिय एक बंदिश है, और आपको यूट्यूब में भी उनका मिल जाएगा। और घिर घिर आई बदरवा, ये उसके कुछ शब्द हैं, और प्रभाकर जी हमें इस यात्रा में ले जाएंगे। पारंपरिक तरीके से डांसर या तो खड़े होकर या बैठकर गाता था खुद, गाती थी खुद, और उसके बाद वो अभिनय करना शुरू करती थी। उसको विस्तार में लाकर स्पेशियल यूज होता था। गत निकास एक बंदिश होती है, कुछ खास वस्तु को लेकर चाल के साथ गत निकास होता था, और उसको बढ़ाने के लिए और भी विधियां होती थी, गत भाव होता था, वगैरह वगैरह। बाद में एक 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 युग आया बिरजू महाराज जी के समय, जहां पर कॉम्पोजिशंस होने लगे तो बंद गए, तो जहां पर वो होने लगा, और उसके साथ साथ ये भी एक रेला आ गया, लोग कम पढ़ने लगे, तो उसकी वजह से जो भी शब्द मैंने कहा, तो मैंने कहा, मतलब उसमें कोई सोच विचार नहीं था। आज मैं आपसे ये कर रही हूँ कि जो इसके शब्द हैं घिर घिर आई बादरवा,
और चमकत बिजली, बिजुरी चमकत, और फिर मेहा करे परसे में। बरसे। और उसके बाद सूनी सेज पे जियरा थर थर कापे, और जो महाराज बिंदादीन है उनका नाम लास्ट में आता है। और इसको पारंपरिक रूप में जब हम लोग करते हैं तो विरहिणी नायिका के उसमें करते हैं, सावन के उसमें। और बादल जब आते हैं तो उसके उसके रूप को देखकर बहुत सारी चीजें, बादल का विस्तार होता है। मगर मैं ये सोचती हूँ कि एक नृत्यांगना के तौर पे अगर मैं दूसरी तरीके से शुरू करूं, कि वो विरहिणी हैं ऑलरेडी, और वो इमेजेस से शुरू कर रही हैं, जो बादल हैं उनके प्रिय है, वो फ्लैशबैक पे जाती हैं, और जो उनके प्रियतम हैं वो घेर लेते हैं उनको, उनके दिल दिमाग शरीर को, और उससे शुरू करते हैं, और फिर उसके साथ वो खोलते हैं जब वो बादल उड़ान भरती है सोच की, और उसमें जितना वो विलीन होती जाती है नायिका, वो बारिश उसकी उसमें आती जाती है, और चमके बिजुली का। मैं आपके लिए मंच अब खोलती हूँ प्रभाकर जी, आप हमको यात्रा पे ले जाइए कि आपकी एक साहित्यकार के नजरिया से आप इस कविता को, इस ठुमरी को कैसे देखती बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छी बातचीत की शुरुआत आपने की, और मुझे लगता है साहित्य और कलाओं का संगमन एक जैसा हम लोग कर रहे हैं बातचीत में। और जैसा कि आपने बताया शुरू में कि ये बिंदा महाराज की पंक्तियां हैं, और इसको बड़े जो है नृत्य के महारथी जिन्हें कहा, बिरजू महाराज जी ने इसे किस तरह से नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और वो हमने भी देखा उसको। और उसके बाद इसके जो शब्द हैं उन पर बातचीत हुई। जब ठहर कर मैंने विचार किया तो देखा कि आंखों के माध्यम से, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से एक दृश्य कैसे वो उपस्थित करते हैं, लेकिन शब्दों की इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि शुरू में आपने कहा कि कैसे घिर घिर आई बादरा, चमके गज बरसे मेघा, काली घटा घनघोर घेर लीनो, सूनी से जिया मह डरे, बिंद थर थर कांपे जियरा, घिर घिर आई बादरा। इस संदर्भ को पहले थोड़ा सा खोलते हैं, फिर इस सेट्स का हमारे हिंदी में बादल पर जिस तरह की कविताएं लिखी गई हैं उससे थोड़ा जोड़ने का प्रयास मैं करूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि घेरना शब्द आता है शुरू में, घिर घिर आई बादरा। तो घेरने का दो संदर्भ ले सकते हैं। एक तो ये कि मन जो बादल घिर घिरा रहे हैं, बाहर बाह्य का जो सौंदर्य है बादल का, कि घिर घिराना, बार बार घिर घिरा रहे हैं बादल, मतलब बादल के ऊपर बादल का घिरना, फिर घुमड़ना, वो पूरा परिदृश्य प्राकृतिक रूप से जो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ संदर्भित बाहर का आंतरिक मन के साथ जो संदर्भ जुड़ता है वो बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत ये है कि वो बादल जो बाहर है, वो बादल कैसे हृदय में भी हमारे मन, उसकी उसका रूपायन कैसे अंदर होता है, उसका बिंब कैसे अंदर अंतर मन पर पड़ता है। तो एक बादल जो बाहर है, और वो बादल कैसे हृदय में घिराया है, लेकिन किसके हृदय में घिराया है, किसके मन मस्तिष्क में घिराया है, तो वो पूरे अब पूरी जो छटा है उसकी, उसके संदर्भ में आता है कि काले काली घटा घनघोर घेर ली। ध्यान रखिएगा कि यहाँ घटा काली काली घटा के बारे में बातचीत हो रही है। तो बादल के कई सारे स्वरूप होते हैं। एक जो काली घटा होती है वो डराने वाली भी होती है, भय भी पैदा करती है। और दूसरी उसी में घटाएं कुछ ऐसी होती हैं जो पानी अपने अंदर लिए रहती हैं। तो दोनों संदर्भ आता है, ठीक है ना। जैसे एक देशज मुहावरा है कि करिया बादल जीव डेरवावे, भूअर बादल पानी लावे। ठीक है। जरा धीरे बोलिए ये वाला जो तो करिया बादल जीव डेरवावे और भूअर बादल पानी लावे, मतलब जो काले बादल होते हैं वो भय पैदा करते हैं, लेकिन असल में जो जलयुक्त बादल होते हैं, भूरे होते हैं आंतरिक संरचना में, और वो पानी की फुहारें कैसे लेके आते हैं। तो दोनों संदर्भ, दोनों बादल हैं इस तरह घिरे हुए हैं चारों तरफ। तो एक तो ये है। और
ये मन मस्तिष्क में क्यों चीजें इस तरह प्रतिबिंबित हो रही हैं, तो उसको भावों के माध्यम से अगर आप नृत्य साहित्य के माध्यम से समझें, तो आप देखें कि यहाँ पर एक विरहणी का दृश्य आता है। और विरहणी का दृश्य आता है तो विरहणी कैसे प्रकृति के तमाम, अब पारंपरिक रूप से इसकी व्याख्या करें तो एक तो ये है कि जो सावन का मौसम होता है, विरह का मौसम होता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ साहित्य में 12 मासा का चित्रण किया गया है। उस 12 मासा का सबसे खूबसूरत चित्रण जायसी के यहाँ आता है, पद्मावत में। पद्मावत, कि जिसमें नागमती वियोग खंड है। और नागमती प्रकृति के हर अक्ष को कैसे एक एक चीज को वो अपने पूरे हाव भाव में कैसे महसूस करती हैं वो, कि जैसे उसमें जैसे ने लिखा है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, मुर दुई नैन चुअई जस्योरी। तो ये अवधि में है, ठेठ अवधि में, कि मघा जो है वो बरस रहा है, लेकिन उसमें ओरी जो होती है, ओरी आप जानते हैं छप्पर की होती है, और ओरी जहां से पानी गिरता है और टपकता है नीचे, तो उसकी तुलना उन्होंने अपने आंखों से की। और वाह। उन्हें प्रिय से संदेश देते हुए कहती हैं, प्रिय वो को जो भूसा है, जो भूसा है, जी उसमें से जो निकलता है, पानी, हाँ छप्पर कह हाँ, सकते हैं जो छावन छप्पर, छावन होता है। जी तो जी। उसमें से बूंदें गिरती हैं, तो जैसे आंसू से झर 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 आंसू गिर रहे हैं विरहणी के। ये परिदृश्य इतना सुंदर रूपक प्रतीक है, साथ में जुड़ता है ये उसके, तो इसका इससे सुंदर चीज नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे विरह में नागमती के मनोदशा और शरीर की दशा दोनों कैसे बदलती है, ये एक खूबसूरत बात है। तो यहाँ पर आप जब इस कविता का भाव समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक विरहिणी के ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ रहा है। सामान्य रूप से आप सोचेंगे तो व्याख्या दूसरी किस्म से कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इन सब का कितना सीधा असर पड़ रहा है। तो एक तो अंतर मन उसका कैसे कांप उठता है, और कांप इसलिए उठता है कि प्रिय उसके साथ नहीं है। तो प्रिय नहीं है तो वो तमाम सारी प्रकृति की खूबसूरती, एक तो बादल का गरजना, आप देखिए ध्यान रखिएगा, प्रिय अगर है साथ में और फिर बादल का गर्जन है, तो वह बादल सौंदर्य में बदल जाता है। लेकिन वही प्रिय की अनुपस्थिति में बादल का जो गरजना है उसके अंदर भय पैदा करता है। एक सुंदर चीज और स्मृतियां फिर आ जाती हैं, और जो स्मृतियां हैं वो बादल की फुहारों की स्मृतियों में वो जाती है, उसकी खूबसूरती में उसके प्रेम को याद करती है, और उसी प्रेम को याद करके विरह में दग्ध है नायिका, और बादल आके उसके विरह को बढ़ा रहा है। तो स्मृति और वर्तमान का जो संगुफन होता है, मतलब एक तरह से तालमेल इसमें, और उसको एक पूरे उस सौंदर्य को आप देखिए कि सूनी सेज जिया मह डरे। इसका मतलब ये है कि सेज मतलब प्रिय साथ में नहीं है, और ये सेज सूनी का मतलब मेरा मन सूना है। मन रूपी सेज भी एक है बाह्य संदर्भ में, दूसरा मन के तार, मन सूना है मेरा, मन सूना है। तो इसलिए बादल की जो गर्जना है, जो गरज है, वो भय पैदा करती है, संगत नहीं है इसलिए। तो एक संदर्भ ये है। और नीचे जो पंक्ति बिंदा महाराज ने लिखा है, बहुत सुंदर पंक्ति है वो, कि बिंद थर थर कांपे जियरा। आप ध्यान रखिए, शब्दों का चुनाव बहुत खूबसूरत है। जी आप जानते हैं मन चेतना से एक चीज होती है, जो हमारा मन होता है, जिसे हम करेजा कहते हैं, जिसे जी कहते हैं, जिसे जियरा कहते हैं, ये जो देशज शब्द यहाँ ले आते हैं वो, उससे अब आप समझिए दिल मेरा कांपता है, तो दिल में वो बात नहीं आ सकती। जियरा। जियरा में बात, जियरा जैसे आप कहते हैं कि करेजा छलनी हो गया तो जो करेजा के समानांतर जिसे दिल कहते हैं, ये कोई एक ध्यान रखिएगा कि दिल तो एक ऐसी चीज है जो धड़कता है तो हमारा जीवन चलता है, और करेजा उसी का एक भाव रूप है जो आत्मा जिसे हम कहते हैं, आत्मा का, आत्मा और दिल और चेतना, वो सब कैसे एक दूसरे से पर्याय होते हुए भी सबके भाव अलग अलग है। तो जो बिंद थर थर कांपे जियरा, और जियरा किस लिए, क्योंकि जियरा पीयू से बनता है। ध्यान रखिएगा, प्रिय के साथ जियरा को जोड़ा गया है, कि जी जिसमें लगा हुआ है प्रिय के साथ, वो प्रिय की अनुपस्थिति में बादल के गर्जन से वह थर थर कांप रहा है। और थरथराहट का बहुत खूबसूरत संदर्भ आता है
कि शरीर की जो हरकतें, मन की जो हरकतें, उससे थरथराहट का, कांपने का। आप ध्यान रखिएगा, प्रकृति में संदर्भ बादल को के लेकर बहुत सारे संदर्भ इस तरह से आते हैं कि जैसे जब मन में भय होता है, विरह की स्थिति जब होती है, तो हर एक आहट से कांप जाता है मन। तो वो कपकपाहट जिसे कहते हैं, वो भय, भय भी है। और प्रिय की अनुपस्थिति में वह भय बादल के गर्जन से और ज्यादा कांप जाता है। तो ये पर संदर्भ। एक चीज बताइए, सॉरी मैं हाँ। आपको काट रही हूँ। हम्म। अम, बहुत सारे लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग्स जो हम्म। हैं, हम्म। और जब सावन का आता है और विरहिणी का आता है, हम्म। तो बादल का गरजना एक आशा भी बनती जी। नहीं, है ना? मैं मतलब इसके बाद जो अंतिम पंक्ति है उसमें वो चीज अपने आप स्पष्ट होती है। जैसे यहाँ पर कांपने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि घिर घिर आए बादरा, जब फिर आप उसको ध्वनि में ले आते हैं अंत में, तो वो आशा का संचार इस तरह से होता है उसमें कि वो जो बादल है, बादल असल में संदेशा भी ला रहा है। ये राइट। उसके साथ जोड़ेंगे। एक तो पक्ष ये है कि ध्यान रखिएगा कि भय पैदा करता है वो, जी। वीराहणी के अंदर तमाम सारी वो उसके अंदर भय पैदा करता है, जिस तरह से कांपती है वह, तमाम सारे संदर्भ आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बादल की एक खूबसूरती ये है कि बादल संदेश वाहक भी होता है। और ये हमारे लिटरेचर में, कविता में, कलाओं में ये आपको दर्ज होता है कि बादल कोई संदेशा लेकर आता है। बादल चूंकि उस देश से आ रहा है जहां प्रिय है, वहां से भी संदेशा ले आ रहा है। तो वो जो बादल है, तो बादल के साथ जो वर्षा की बूंदें हैं, वो विरह भी पैदा कर रही हैं। विरह के साथ एक जीवन का नया संचार भी पैदा कर रही हैं। हाँ। अब वो हाँ। नया संचार जिसे कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप भौतिक जगत से जोड़कर देखें तो ये कहा जाता है कि बादल ऐसी चीज होती है जो, जिसकी बारिश के बाद फसलें लहलहात, नवांकुर फूटते हैं। बिना बारिश के धरती में जो अंकुरण है वो नहीं होता। तो वो बारिश की बूंदें एक तरह से प्रिय के आगमन की सूचना भी देती हैं, विरह के साथ साथ। तो ये दोनों संदर्भ इसके साथ जुड़ता है। तो एक भय भी है, लेकिन मिलन की उत्कंठा का, एक आशा का संचार भी ये पंक्तियां करती हैं। तो वाह। आपको मैं एक, जैसे मैंने नागमती का संदर्भ दिया कि कैसे नागमती विरह में दग्ध तो है, लेकिन उसे हर एक आहट पे लगता है कि जैसे नायक आ गया है। एक, ठीक है ना, जैसे मुझे एक फिल्म है जिसमें हकीकत नाम की फिल्म है, जिसमें कैफी आजमी ने शायद उस गीत को लिखा है कि जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। हम्म। है हाँ। ना। और लता ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है, और मदन मोहन ने इसका संगीत बनाया है। तो बहुत सुंदर सिम्फनी एक बनती है वो। प्रिया शायद उसकी वो हैं, जो है उसमें कलाकार के रूप में है, धर्मेंद्र है, बहुत सुंदर वो परिदृश्य आता है। तो एक तो ये आप देखें कि बादल का एक परिदृश्य तो ये है, लेकिन एक सुंदर रूप ये भी है कि बादल के घिरने की जब प्रक्रियाओं को कविता में आप ढालेंगे, तो घिरने की बहुत सारे सेट्स आते हैं। जैसे एक खूबसूरत सी कविता आपके सामने रखता हूं मैं, वो कविता है नागार्जुन की। जी। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं रखता हूं कि जिसमें चकवी और चकवे को लाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वो अभिशप्त हैं, चकवी चकवा रात में अलग हो जाते हैं। हम्म। तो विरह उनके जीवन का स्थायी भाव है। हम्म। तो जी। उस भाव के बीच में बादल कैसे आता है, और उसको सुंदर तरीके से कैसे उन्होंने, और वो कविता बहुत छोटी है। छोटी मतलब छोटी है लेकिन उसके सेट्स बहुत सारे हैं। बहुत सुंदर है। तो हाँ। उसमें से एक सेट मैं आपके सामने ले आ रहा हूं, और वो बादल को घिरते देखा है। उसका शीर्षक है, वो टेक आता है, और ये चित्र हर में अलग अलग चित्र हैं। जी। तो एक चित्र है जो इस कविता के साथ जोड़ा जा सकता है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला हम्म। अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें, उस महान सरोवर के तीरे, शय वालों की हरी दरी पर,
प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक तो बार क्योंकि हमारे जो सेशन है वो कुछ बच्चे भी हैं, शायद इनको तो मैं इसका अर्थ हिंदी थोड़ा स्पष्ट अर्थ करता अर्थ। हूँ। अब इसमें एक तो साफ साफ है कि ऋतु बसंत का सुप्रभात, बसंत ऋतु के संदर्भ में बातचीत है, और प्रभात के बारे में है। मंद मंद था अनिल बह रहा है, मंद मंद तरीके से अनिल माने हवा प्रवाहित हो रही है, और बाला अरुण की मृदु किरणें थी। अरुण माने सूर्य, सूर्य सुप्रभात की जो, इसलिए बाल अवस्था की जो किरण हाँ है उसके बारे में प्रभात की किरणें हैं। और अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। आप जानते हैं सुबह की किरणें जब शिखरों पर पड़ती हैं तो स्वर्णिम आभास कैसे चारों तरफ आ जाती है। एक दूसरे से विरहित हो, इतना सुंदर दृश्य है कि एक पहाड़ बगल में है, बगल में है तो दोनों आसपास, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो वो विरहित शब्द का इस्तेमाल किया, अलग अलग जिनको सारी रात बितानी होती। ऐसा लगता वाह। है कि वो पहाड़ स्वर्णिम आभा से पूरित हैं, और वो सुबह मिल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। सारी रात उन्हें अलग होकर ही बितानी है, इसका रूपक उन्होंने बनाया। और फिर नीचे बताया कि किसको बितानी होती है, कि निशा वाह। काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई चकवई, मतलब चकवा चकवई यहाँ प्रेमी प्रेमिका के रूप में भी आप कर सकते हैं। वो चकवा चकवई का उदाहरण दिया उन्होंने, कि जो अभिशापित हैं, कि वो दिन में तो साथ रहेंगे लेकिन रात में अलग अलग हो जाएंगे। थैंक तो यू। वो विरह का सुंदर स्वरूप उसमें बताया उन्होंने। एक बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों, और सुबह का समय फिर परिदृश्य में आता है। दोनों मिलते हैं आपस में, और शैवाल माने हरी घास है, और सरोवर का तीर है, और उस सरोवर के तीर में प्रणय कला, प्रणय कला सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, कि रात के बाद जब सुबह मिलते हैं तो प्रणय कला करते हैं। कला यहाँ प्रेम का सुंदर रूपक है, कि वो प्रेमी प्रेमिका क्या जो आपस में कलह न करे, संवाद न करे आपस में। तो कला यहाँ प्रयोग जो है वो प्रेम का प्रतीक है। और प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से एक सुंदर रूपक और बिंब के माध्यम से बहुत सुंदर सी कविता यहाँ आपके सामने आती है, कला के माध्यम से। बादल का एक सुंदर स्वरूप यहाँ प्रकृति का कैसे हमारे सामने आता है। तो एक कविता से, एक कला से दूसरी कला जब प्रकट होती है, यही कला की खूबसूरती है, कि वाह। बहुत सारे सेट्स हमारे सामने आते हैं। अब जी। यहाँ एक दूसरी कविता और आपके सामने रखते हैं, कि निराला जो नागार्जुन के पहले के कवि हैं, जी जी। समकालीन बात भी जुड़े रहे उनके साथ वो। तो आप देखिए कि बादल राग नाम की एक कविता है उनकी, बादल बादल। राग, उसका वाह। शीर्षक ही है। और उस वाह। शीर्षक में उसमें उन्होंने किसानों के बच्चों के बारे में, किसान के बारे में, किसान के लिए बादल का क्या अर्थ होता है अर्थ वो होता है। सुंदर वाह। दिया है। जैसे, और छोटे छोटे पौधे कैसे बादल बरसते हैं जब, तो वो पौधों में कैसे और हरियाली छा जाती है, और कैसे नृत्य करने लगते हैं, इसका वाह। सुंदर चित्रण है। उसकी पंक्ति आपके सामने रखता हूं, कि फिर बार बार गर्जन है, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, और सुन सुन घोर वज्र हुंकार, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वाह। वाह। तो इसमें इसका सुंदर आप बिंब देखें इसका, कि वो छोटे छोटे जो पौधे हैं, वो वज्र घोर गर्जन हुंकार के साथ, जिसको सुनने के बाद हृदय हिल जाता है, लेकिन वो उनका हृदय हिलता नहीं, वो तो खूबसूरती को एहसास करते हैं उसका, बादल का। क्योंकि बादल की बूंदें जब गिरती हैं तो छोटे छोटे लघु लघु छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन वो हिलते हैं आपस में, हिल हिल कर खिलते हैं, और खिल खिल कर शोभा पाते हैं। ठीक। ये निराला की अब जो इसमें आगे की पंक्ति में थोड़ा जोड़ू जी जी इसमें। अब जी इसमें ध्यान रखिएगा कि छोटे बच्चों के बारे में लिखा है, कृषक के बारे में। जी अब कि तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर।
तो विप्लव आप जानते हैं जहां युद्ध की स्थिति होती है, उन्माद की स्थिति होती है, लेकिन वो बादल का क्रिएटिव रूप कैसे इस्तेमाल करते हैं कि बादल जब गरजता है तो जो पूंजीपति लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनका हृदय तो डरेगा, लेकिन किसान का बच्चा बादल के गर्जन से नहीं डरता, वो तो जश्न मनाता है। कृषक तो जश्न मनाता है कि ये गरजेगा बादल तो हृदय तो उनका फटेगा जो महलों में बैठे हुए हैं। वाह। हमारे लिए तो बादल आशा का संचार है, हमारे लिए बादल तो नवांकुर का संचार है। हाँ। और जीवन में इसी तरह से आप देखिए कि ये दृश्य आपके सामने होगा कि कैसे बादल के गरजते बरसते बादलों के बीच किसान और किसान के बेटे नहा कैसे उसका आनंद लेते हैं, और फसलें कैसे आनंद लेती है। दोनों को मिला दिया है निराला ने यहाँ, बड़ा सुंदर सा परिदृश्य यहाँ उपस्थित करते हैं वो। एक तो ये देखें तो मुझे लगता है इसका एक अलग सेट आपके सामने आता है। जी, अब आप हाँ, कुछ कह रही मैं थी। ये कह रही थी कि ये निराला की जब शुरू भी होती है, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, हाँ राग अमर। मतलब कवि जरूर थे, मगर जैसे ये ठुमरी है, वो हाँ शुरू ही होती है हाँ, बादल के अभिव्यक्ति से। बिल्कुल। और मेघदूत में तो आती ही है अभिव्यक्ति बादल की, कालिदास की। पर ये जो कंटेम्पररी पोइट्री है, हाँ, और समकालीन कविता। समकालीन कविता जो है, उसमें भी एक तरीके से लघु चित्र और रीतिकाल की कविता के दृश्य जो पेंटिंग्स के हैं, वो आपको झलक आते हैं। एकदम और आपको। और एक डांसर के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, क्योंकि वो स्टेज में है, उसकी बॉडी ब्रश है, उस बॉडी से उसको सारा चित्रण दिखाना है। अगर मैं ये मान लीजिए, अगर आपने बहुत सुंदर एक चक्र बना कर दिया कि शुरू होती है विलाप से, भय से, पर वापस जब स्थाई पे लौटते हैं तो वो आशा बन जाती है। जी, बिल्कुल। और उसके उसमें जो आशा बनती है वो वैसे ही है जैसे वो कृषि ऊपर दिखता है, जी, जैसे वो बूंदे नीचे आती हैं और छोटे छोटे पौधे ज्यादा हिल तो नहीं सकते, मगर खिल खिल हिल हिल। हिलते, हिल हिल के अपने आप को से बातचीत करते हैं। जी और उसमें जो लयकारी हो सकती है, एक डांसर जो बना सकती है जी। कि घिर घिर आई बादरा, हम्म, वो सब वातावरण को वो देख रही है कि कहाँ पर किस तरीके से वो आशाएं उभर रही हैं। जी तो जो वो बादल का उभरना है, उसकी आशाओं का उभरना है। जी जी। मतलब मन थर थर कांप भी रहा है, लेकिन इसी कपकपाहट में आशा के नए संचार भी उभर बिल्कुल रहे हैं। सुंदर, बहुत ही ठीक, खूबसूरत। जैसे मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा छोटा सा इसी से जुड़े हुए दो छोटी कविताएं समकालीन कविता की भी जोड़ता हूं मैं। एक आप देखिए कि मेघ मल्हार जिसे कहते हैं, संगीत का सुंदर जी राग, जी। उसका एक रूपांतरण कविता में बादल के बहाने प्रभाकर माचवे नाम के कवि हैं, उन्होंने लिखा है। छोटी चार पंक्तियां कि मालों की संध्याएं मेघव अवसाद लदी, कोमल मधु माघ बंधी, सजल शीत बह बयार, मन का सब व्यथा भार, बह चले निराधार निराकार, मन में सुधि उतर चली। तो ये जो आपने निराकार निराधार ये जो आपने करा ना, ये मुझे वात्स्यायन की बहुत याद जी, आता है। तो उसी का असर है प्रभाकर माचवे। मतलब जी हाँ, क्योंकि उनका उनका जो मीटर था, वो हाँ। बहुत बार वो एक ही अक्षर को लेकर, जी, और ये चीज कपिला जी उनकी पत्नी में भी था, कि बहुत। मुझे अभी भी याद है कि री री इन्वेंट, रीमोल्ड, जी रिकनेक्ट, रीस्टार्ट। जी मतलब वो इतने ज्यादा उस चीज को खोल देती थी। तो पति पत्नी दोनों का ये था कि जैसे अभी वो जो आपने रेला लिया उसका, और वो एक आकार जो बादल का बनता है, हाँ
गोल। तो जो बिल्कुल। ये जो आपने लास्ट लाइन पढ़ी, ये फिर से पढ़िए। मतलब उसमें मन का सब व्यथा भार, बह चले निराधार निराकार, मन में सुधि उतर चली, माधव की संध्याएं मेघ अवसाद लदी, कोमल मधुमाघ बंधी, सजल शीत बह बयार, मन का सब व्यथा भार। तो तो ये निराकार, ये तो निरा, और भी बहुत खूबसूरत है, जो जी निराकार हो गया। जी इसका अगर हम होप के साथ अगर जी हम चलें, और वापस हम अंतरे पे नहीं आए, जी क्योंकि अंतरा जो है वो एक ही तरफ ले जा रहा है, वो निराशा की तरफ जा रहा है और डरने की तरफ जा रहा है, जी थर थर कांपे। जी जी पर अगर हम उस आशा को बढ़ाते हुए वहीं पर छोड़ते हैं, तो हम किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं? बादल को लेकर नायिका क्या कर सकती है, जो उसका उसको ट्विस्ट देकर उस सिचुएशन में एक कंक्लूजन ला सकती है? उसमें एक खूबसूरत बात ये हो सकती है कि देखिए बादल, एक तो ये है कि गर्जन और बरसन के साथ चलता है। अभी आपको निराला की ही कविता की एक पंक्ति सुना रहा हूं मैं, कि उसमें किस तरह से वो बिजली की कौंध जो होती है, आप ध्यान रखिए, गरज, गरज में जब बिजली की कौंध होती है तो चमक पैदा करती है वो। और ध्यान, इस खाई में चमक खाई आ में ही गई। चमक है ना। तो जैसे मैं आपको वो सुना रहा हूं कि राम सीता को याद कर रहे हैं, ठीक है, और सीता को याद कर रहे हैं, तो सीता को पहली बार जब राम ने देखा था, आहा। तो पहली बार जो देखा था तो उनकी आंखों में जो चमक आई थी, तो वो निराश हैं, लेकिन वो एकाएक बादल ऊपर आसमान से बिजली बिजली कौंधती है। अच्छा, बिजली कब कौंधती है? जब बादल आने के पहले। आप ध्यान रखिएगा, एक प्रकृति का भी है, कौंध होता है बिजली का, है ना, कड़क जिसे कहते हैं। तो वो फ्लैश की तरह होता है, जैसे कोई आसमान से फोटो खींच रहा है आपका, फ्लैश चमकाता है। उसका बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है, और उसमें स्मृति में वो चले जाते हैं। आहा। और उस वाह। स्मृति में जब जाते हैं तो उसमें लिखा उन्होंने, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, घन वाह। यहाँ बादल है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया भुवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराण मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। तो ये सुंदर स्मृति, उपवन में जब पहली बार जनक वाटिका में देखा था सीता को, तो उनकी आंखों में जो चमक आई थी, वही दृश्य उनको याद आता है। मुझे ये लाइन जो है कि नैन नैनों का नैनों से नैनों से, गोपन प्रिय है ना, संभाषण। वो तो है जो नैन, मतलब उस चमक में जो नैन मिल गए। जी मगर उसके बाद जो लाइन आई है कि जो पलक है, हाँ वो भी वो भी बुन गई एक हाँ, साथ, पलकों का नव पलकों पर उत्थान पतन, है ना। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। ओहो। तो बड़ा जैसे शानदार। पराग, अरे वाह, जैसे पराग झड़ रहे हैं। क्योंकि आप अब हम उसमें इसकी व्याख्या थोड़ा सा मैं करके स्पष्ट कर दूं, कि उसमें जब पहली बार उन्होंने देखा सीता को, तो सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा। तो एक दूसरे को देखते हुए अपलक देखना, निर्निमेष नजरों से जिसे कहना, देखना होता है। और देखा, बहुत ही सौंदर्य के साथ देखा, प्रेम के साथ देखा, और ऐसा लगा जैसे एक पुलक पूरे मन में भर गया है, एक नवा नवजीवन आ गया है उनके जीवन में, एक नई चेतना, नई बयार आ गई। तो उससे उनके जीवन में जो जो भाव आया, तो प्रकृति कैसे सहचारी बन जाती है। तो प्रकृति का चित्रण उसमें कहते हैं, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, मतलब नए पलकों का, पलकों के साथ। अब यहाँ एक खूबसूरत खूबसूरत बात यह है कि देखना मतलब निर्निमेष नजरों से, लेकिन उसको गतिशीलता प्रदान करते हैं निराला, कि देखना, उसको आंखों में भर लेना और फिर देखना। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन,
कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। जो किसले होता है अधरोष्ठ जिसे कहते हैं, आप जानती हैं किसले का बहुत सुंदर इस्तेमाल कालिदास ने भी किया है। तो वो उसके बाद अगल बगल का जो पूरा वातावरण है, जो फूल हैं, फूल इतने खुश हो जाते हैं कि पराग अपना छोड़ देते हैं, आहा, और हल्की हवा में वो पराग के कण सुवासित महक के साथ फैल जाते हैं। वाह 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 वाह। एक और कथकली में हाँ, क्या बोल रहे हैं, मुझे अभी भी याद है मेरे, मैं जिनसे अभिनय का काफी चर्चा करती हूँ, तो वो कथकली में सदानंद जी बोलते हैं, बालकृष्ण जी, नयनम पीबंती, ओ आंखों से पीना। जी, वाह, क्या मतलब। तो इसमें जब बढ़ोतरी करते हैं, तो जब कड़कती है बिजली, उसके बाद ही वो आशा जागती है। बिल्कुल। तो तो चमक है, स्मृति की स्मृति में ले जाती है वो। हम्म, कैसे वो एक नया नई चेतना पैदा, भी पैदा करती है। और एक लेकिन उड़ान है, एक एक उड़ान उड़ान, है। हाँ, तो वो उसमें कैसे वो स्मृतियों, अब बिना स्मृतियों में गए आप न तो वर्तमान को समृद्ध कर सकते हैं, न भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं। वाह सीधी सी बात है। तो वाह। वो एक लय कैसे बनती है। एक और सेट्स में आपको देता हूँ सुंदर सा, कि कैसे फुहार जब पड़ती है तो फुहार से कैसे एक नवांकुर पैदा होता है। तो वो नंद चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियां बादल पर हैं, वो भी मैं सुना रहा हूँ आपको। जी। कि पड़ी फुहार फूल का प्रणय खिला, बहा पवन की प्राण की सुधा पिला, उठे झुके नयन प्रतीत स्वर लिए, जिए नवीन गीत मन नया पथ मिला, बरस गई नवीन खेत पर फसल, हो रहा किसी का आज तृप्त मन, बादलों से घिर रहा आसमान। वाह, बादलों से घिर रहा आसमान। आसमान तो एक नृत्यांगना की पूरी। तो मुझे लगता है कि मैं लगभग उसी सेट्स को ले आ रहा हूँ जो स्थाई और अंतरे के साथ जोड़ रहा है हमारे लिए। बहुत है ही खूबसूरत, क्योंकि तो उसके पूरे अंग अंग में जो जी, उसका जो कैनवस मतलब है। नवीन संगीत उसमें बजता है, नवीन गीत की तरह हो आता है। वाह और वाह। कैसे पूरा उसका एक तरह से मन तृप्त हो जाता है। तो ये एक तृप्ति का बोध भी देता है। ध्यान रखिएगा कि जीवन में जो हरकत है, अब एक बड़ी थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जोड़कर आपको बता रहा हूँ विरहणी के बारे में। कि विरहणी के संदर्भ में ये होता है कि विरह में दग्ध कैसे है वो, और उसमें प्रकृति के साथ जुड़कर जब बहुत सारी जैसे हवा का चलना, बादल का घिरना, बूंदों का गिरना, तो उन सब की हरकतें कैसे उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देती हैं, और बार बार स्मृति लोक में वो जाके प्रिय को कैसे याद करती है। तो यहाँ असल में प्रिय के मिलन की जो उत्कंठा है, जो स्मरण है, वो स्मरण बड़ा सृजनात्मक तरीके से आता है प्रकृति के बहाने। ये एक खूबसूरत बात है। प्रकृति क्या है, एक सहयोग की तरह आती है, एक तरह से साथी की तरह आती है। सिर्फ डराना उसका काम नहीं है, वो तो बाह्य रूप से दिखाई देती है, लेकिन अंदर में चेतना का संचार करती है, नवजीवन पैदा करती है, आशा का संचार पैदा करती है। ये सारी बातें भी उसके साथ जुड़ती हैं। तो प्रेम में जो विरह है वो सबसे खूबसूरत चीज होती है, और यही कहा जाता है कि विरह में ही प्रेम की तासीर दिखाई देती है। मसलन जैसे आपको बताएं, गालिब ने लिखा है ना कि कई बार प्रिय का चेहरा देखकर लगता है कि किसी ने कहा कि आपकी जो प्रेमिका है वो आपके विरह में दग्ध है, और जैसे ही प्रेमी ने उसको देख लिया, प्रेमी उसके सामने आ गया, तो उसका चेहरा खिल गया। तो खिल गया तो उसने शिकायत की कि मुझे लगा कि विरह में तुम इतनी दग्ध हो, और तुम हो कि तुम्हारा चेहरा खिल गया। तो वो उसके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो रौनक। समझते हैं बीमार का हाल जी, अच्छा हाल बहुत अच्छा है। है। जी। तो उसमें बिहारी ने बहुत सुंदर लिखा है। तो जी। बिहारी के बारे में एक आलोचक ने लिखा है कि चचा बिहारी गालिब से दो कदम आगे चले गए। वो उन्होंने लिखा उसमें कि ऐसा है कि जो वाके मुख की दशा देखो चाहत आप, तब चल नेक बिलो किए चल यो चक चुपचाप। वो कहता है कि बेटा ऐसा है
कि प्रेमिका की उस दशा को देखने के लिए चुपचाप जाके देखो, अपना चेहरा मत दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुमको याद करती। तो चुपके से जाके देखना पड़ेगा, सामने मत जाओ। सामने तुम तो जिसकी तलाश है, अगर वही आ गया तो चेहरे की रौनक तो आ ही जाएगी। आह, वाह 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 वाह। तो बहुत इसमें लिखा कि गालिब की जो वो संवेदना है, उससे चचा, मतलब इसे मजाक में ही टोन कसते हुए, मतलब वो एक तरह से उस लहजे से, पद्म सिंह शर्मा नाम के एक बड़े आलोचक उन्होंने लिखा है कि इसमें गालिब जी कैसे मतलब वो बिहारी गालिब से 2 कदम कैसे आगे चले गए। कैसे? तो ये एक कविता जब मिलती है तो कितनी खूबसूरत बन जाती है सब चीजें। तो हम अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है बातचीत में सेट्स काफी आ गए। बहुत आपने बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं जरा संक्षेप में इसको एक राउंड ऑफ करती हूँ। हाँ हाँ जी। शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं कि घिर घिर आई बादर। इसमें हम विलाप की तरह, विरह की उसके शेड्स को लेकर चलते हैं, अलग अलग रंगों को लेकर चलते हैं, और कैसे जो बादल हैं वो बार बार स्मृतियों और चमकते हुए पीछे ले जाती है, और उसमें वो विरहनी का आगमन होता है और खिलता है। और उसमें वो जब जाती है, उसको सूनी सेज मिलती है, उसकी मन की व्यथा जो है वो भी एक सेज की तरह खाली पना है, और वो डरने का भी एक संकेत है। जो बादल हैं वो काले हैं और वो डराते भी हैं। और उसमें, मगर उस लो पॉइंट से फिर से कैसे आप उस अभिनय को उठाएंगे, वो वापस आप स्थाई में आएंगे। और वो जो स्थाई है, वो प्रभाकर जी ने हमको 4-5 संदर्भ दिए, पद्मावत से दिए, नागार्जुन से दिए, और चतुर्वेदी जी के निराला से दिया। निराला जी से थे, सूर्यकांत निराला जी के उसमें से दिए, और चतुर्वेदी जी के कविताओं से दिए, कि जो आशा बनती है घिर घिर आई, कि वो संदेश लेकर आ रहे हैं। मगर जो बादल जी जो संदेश लेकर आ रहे हैं, उनका जो संकेत है वो बिजली के कड़कने से होता है। और जैसे ही वो बिजली कड़कती है, तब वो नायिका भरपूर हो जाती है। विरहिणी के उसकी जो खुशी होती है वो आशा में बदल जाती है, और एक उड़ान उसमें आ जाती है। मैंने कंक्लूड किया। हाँ, बहुत बढ़िया बातचीत हुई है, और मुझे लगता है इसी तरह से उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। और उस जब कविता या कला इसी रूप में विकसित होती है कि जब वो उस गतिशीलता के साथ उसे देखा जाए। जी। हाँ, तो ये जब हम आगे। इसको वीडियो को वो करेंगे तो मैं कोशिश करूंगी इसमें कुछ लघु चित्र भी डालें। तो शुरुआत में एक गाना होगा जो हमारी ठुमरी को दर्शाएगा। उसके बाद बातचीत, और या बातचीत के बीच, और फिर बाद में हम लोग ठीक। लेंगे लघु चित्र। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार का इंतजार करिए, हमारी श्रृंखला चलती जाएगी। मैं नवीना जाफा और प्रभाकर सिंह जी आपसे विदा लेते हैं, और अगली बार कथक और हिंदी साहित्य का ढेर सारा खोल, और खास तौर से हम लोग ले रहे हैं पारंपरिक बंदिशें जो कथक में की जाती हैं, उसको नए नए नजरों से कैसे देखा जाए। ठीक, नमस्कार। शुक्रिया, नमस्ते।